हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं अपनी इस वाली वीडियो में जो है कंप्लीट करूंगा। और इसके बाद जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हैं उनके सॉल्यूशन को भी हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आज वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिसमें मैं बहुत आसान तरीके से जो है बहुत ईजी मेथड से जो है क्या नाम है आपको रूबरू करवाऊँगा, जिससे ये चैप्टर की जो जड़ है, इसकी जो आत्मा है वो आपके कंट्रोल में आ जाए। जब आत्मा कंट्रोल में आ जाएगी तो शरीर खुद ब खुद जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर जो है आप आसानी से फिनिश कर सकेंगे। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को मिस मत करना, कॉपी पेन लेके तैयार रहो और ढंग से पढ़ने के लिए जो है मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक मेरी वीडियोस जो है पहुंच पाएँ। तो बेटा शुरुआत करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल के लिए। पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करें तो सुनने में लगता है कि बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इसको करना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि ये बहुत सारी स्पेशल टाइप ऑफ टर्म्स जो होती हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ओके, तो पॉलिनोमियल की एक बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, ठीक, तो हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ए नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत सारे स्पेशल टाइप की जो टर्म्स होंगी उन सब को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे मिल जाता है पॉलिनोमियल। तो सर ये जो स्पेशल टाइप की टर्म्स जो हैं ये क्या हैं, ये कैसे निकालेंगे, पता चलेगा हमें। तो बेटा देख, टर्म्स को लिखने का तरीका क्या है। अगर मैं टर्म्स के लिखने के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कांस्टेंट, ठीक है ना। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेरिएबल से, ठीक है। और यहाँ पे पावर में मैं लिख दूंगा होल नंबर। अच्छा, तो इसमें स्पेशल क्या है कि भाई पावर में सिर्फ होल नंबर ही आना चाहिए। स्पेशल ये है इसमें भाई, यहाँ पे मैं अगर रियल नंबर लिख देता तो पावर में +1 भी आ सकता था, -1 भी आ सकता था, 1/2 भी आ सकता था। लेकिन अगर मैं होल नंबर बोलूँगा तो फिक्स है ना कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही नंबर आ पाएंगे, नेगेटिव नहीं आ पाएंगे, पॉइंट वाले नहीं आ पाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो टाइप के नंबर्स थे वो नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप के ही तो आ रहे हैं, इसलिए टर्म्स भी कैसी होगी, एक स्पेशल टाइप की टर्म होगी, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो। तो एग्जांपल में हम बेटा बात करें, कोई भी कांस्टेंट ले लिया मैंने, ऐसे 2 ले लिया, वेरिएबल ले लो x और इसकी पावर होल नंबर, मतलब होल नंबर में मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ओके जी, अब दूसरा एक कांस्टेंट ले लो 3, फिर x, फिर एक होल नंबर, अगला एक कांस्टेंट ले लो x², 5x³। ये जितने भी आ रहे हैं ना इन्हीं को तो टर्म्स बोलना है। देखो 2x है, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो खाली 2 आ जाएगा। ये इसका मतलब है 3x, इसका मतलब 4x² ही रहने वाला है, और ये होगा 5x³। तो ये जो है ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो इस टाइप से जो है हमको टर्म्स मिल रही होती हैं, और इन्हीं सभी टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोल दूंगा, पॉलिनोमियल बोलूँगा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं जो है पॉलिनोमियल लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो पहले तो पॉलिनोमियल को मैं कुछ रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, एक सिंबल ये है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है ना। तो इसका सिंबल का मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x की फॉर्म में जो है ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है। तो पी वाई लिखूंगा तो पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ y, पी जेड लिखूंगा तो पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ
z। तो इस टाइप से जो है हम पॉलिनोमियल को जो है डिफाइन कर रहे होते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल लिखने की कोशिश करूँगा, है ना। तो बेटा ये आ जाएगा p इन टर्म ऑफ x इज इक्वल टू, कोई भी एक कांस्टेंट ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट जो है मैंने ले लिया है यहाँ पे a, ठीक है ना, और वेरिएबल ले लिया है मैंने x, और होल नंबर मैंने 0 से शुरुआत करी। ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। अब एक मैंने दूसरा कांस्टेंट लिया a1 और x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये होल नंबर है, वही चल रहा है पूरा मामला। ऐसे चलते चलते एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि an x की पावर n तक आएगा है कि नहीं। अब यहाँ पे ये जो दे रखा है ना आपको a0 a1 a2 ऐसे चलते चलते फिर कहाँ तक आए, an तक आए। इन सभी को ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर्स। एक ये बात हुई हमारी, है ना, पॉलिनोमियल के अंदर। ये एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो जाती है जो हमने ये लिखी है, इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। और उस जनरल फॉर्म के अंदर जो ये लिखे हुए हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, सारे के सारे रियल नंबर हैं, या फिर इनको हम कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ये पॉलिनोमियल के बारे में मुझे पता चला। और इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें एक टर्म आती है डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की कोई हाईएस्ट पावर होगी इन ए पॉलिनोमियल, इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसे डिग्री बोल देते हैं। ओके, तो सर इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, तो भाई हाईएस्ट पावर देख, यहाँ पे x की पावर क्या थी 0, फिर x की पावर है 1, x की पावर है 2, मतलब अब यहाँ से हम देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट चलते हुए पावर बड़ी होती जा रही है, और बड़ी होते होते सबसे बड़ी पावर क्या यही आ जाएगी, एक सीक्वेंस तो यही चल रहा है। तो इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी वाली पावर वही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि above polynomial px is a polynomial, लाइट चली गई है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। मतलब जो ऊपर पॉलिनोमियल आपको दे रखा है वो एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है ना। मैं ये देख लूँ कि बोर्ड पे सब साफ दिख रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ठीक है, क्लियर है n डिग्री का एक पॉलिनोमियल हो गया। तो ऐसे करके हम जो है डिग्री के बारे में भी बात करने लगे कि वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। एक मैंने टर्म्स के बारे में बात करी, तो हमारे पॉलिनोमियल को जो है यहाँ पे दो मेन बातें आ रही हैं। एक तो बात आ रही है आपकी टर्म्स की, और एक बात आई हमारी डिग्री की, है ना। डिग्री में भी तो स्पेशल भी ये बोला है कि होल नंबर होना चाहिए, तो एक तो डिग्री के बारे में बात कर रहा है और एक टर्म्स के बारे में बात कर रहा है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इस पॉलिनोमियल को क्या नाम है और फर्दर डिवाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स एंड डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है बात करेंगे बेटा ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। इसके बिहाफ पे हम देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे, ठीक। अगर कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल हमको दे रखा है जिसके पास एक टर्म है ना, जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया px
और इज इक्वल टू में मैंने सिर्फ ये बोला, ठीक है ना। तो इसके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1। अगर किसी पॉलिनोमियल के पास एक टर्म होती है तो इसे हम बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है भाई। अगर उसी पॉलिनोमियल के पास, मैं यहां से भी लिख सकता हूं ना इसे, हाँ लिख सकता हूं, अगर उसी पॉलिनोमियल के पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं अगर 2 हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो ट्राइनोमियल। 4 हो गई तो नॉर्मल नाम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, तो ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं उनके बिहाफ पे हम पॉलिनोमियल को ये सब डिस्क्राइब करते हैं। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब जो है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 10th में क्या पढ़ेंगे सर, डिग्री के बिहाफ पर, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डिग्री। तो डिग्री के बिहाफ पे क्या करेंगे कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ऐसा लिख दूँ शॉर्ट में, लीनियर पॉली। अगर इसकी डिग्री 2 हो जाए तो इसे हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो जाए तो इसे मैं बोल दूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 हो गई बाई क्वाड्रेटिक, हाँ लाइट आ गई, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे करके। और अगर इससे भी ज़्यादा पॉलिनोमियल हो जाएंगे तो सबके लिए फिर एक कॉमन नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो डिग्री ग्रेटर देन 4 के लिए हम लोग बोल देते हैं सिर्फ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो डिग्री के बिहाफ पे हमने ये देखे। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री सबसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, यस, और 4 से बड़ी भी हो सकती है, मतलब आगे भी कितनी भी हो सकती है डिग्री। सर लेकिन आपने तो यहाँ पे ये बोला था कि जो डिग्री है वो होल नंबर हो सकती है। मैंने कहा हाँ बोला था, तो होल नंबर में तो सर 0 भी आता है। तो अगर 0 आ गया डिग्री में तो वो वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे। तो भाई अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 0, ध्यान देना इस बात को। तो इसके लिए मैं एक पॉलिनोमियल ध्यान देता हूं, देख px इज इक्वल टू, मैंने लिखा कुछ ऐसे 2 लिख दिया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे कहीं x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ x की पावर 0, हाँ सर लिख सकते हैं, ये तो समझ में आता है। तो देखना यहाँ पे x की पावर 0 मतलब डिग्री कितनी है, 0। पॉलिनोमियल क्या था, px इज इक्वल टू सिर्फ 2 था। 2 क्या है, कांस्टेंट। तो पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री होती है 0, ठीक है ना भाई। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसे मैं बोलूँगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 0 है तो उसे मैं बोल दूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर कभी कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 कह दिया जाए, है ना, तो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू आ गया 0, तो ये एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है, इसे अपन लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है ना भाई। अब इसकी कोई डिग्री पूछे कि इसकी डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री कैसे बताओगे, ये 0 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कैसे बताएं। तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि x पे हाईएस्ट पावर जो होगी उसे हम बोलेंगे। तो देखो ज़रा, मैं इसके लिए ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 0 इंटू एक्स की पावर 0 px इज इक्वल टू, है ना। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 100, 0 इंटू एक्स की पावर 10 CR, कुछ भी लिखो ना भाई। और हर केस में आंसर क्या आएगा मेरा, सिर्फ 0 मिलने वाला है। ओहो, तो हम तो अगर बोलें, मैं अगर बोल दूं कि सर ये एक्स की पावर 0 का मल्टीप्लाई करके 0 आया है,
तो इसकी डिग्री 0 हो गई। अगर मैंने कहा कि सिर्फ x का मल्टीप्लाई करके 0 आया तो इसकी डिग्री 1 हो गई। ऐसे इसकी डिग्री 2, 3, 4, 10 CR कुछ भी हो सकती है डिग्री की, नहीं। तो यहाँ पे कौन सी डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करके ये 0 आया होगा, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते यहाँ पर, है कि नहीं। इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं होगी हमारे लिए, ठीक है ना। अगर हम लोग जो है किसी 0 पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो उसकी डिग्री जो होगी ये नॉट डिफाइंड होगी। बस इतनी चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और याद मुझे आ गई है बेटा, जैसे हमने ये बोला था ना कि क्या नाम है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है क्या नाम है 1 होती है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे थे। उसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो px इज इक्वल टू जो है डिग्री 1 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ax, ठीक है ना, प्लस b, ऐसा कुछ लिखा मैंने, ज़रा ध्यान दो। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है कि नहीं। x की पावर 1 है इसलिए 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया ये। अगर अब b की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 कोई भी रियल नंबर हो सकती है कि नहीं, मतलब 0 हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। तो b की वैल्यू 0 हो गई तो खाली ax आ जाएगा। तो ऐसे तो सर a की वैल्यू के लिए भी तो आपने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि a, b, c, d ये सब क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि जो a है ये 0 नहीं होगा। जैसे ही a 0 हुआ ये x वाली टर्म हो गई गायब और बचेगा कौन, सिर्फ b का मतलब है कांस्टेंट नंबर। अगर कांस्टेंट नंबर आया तो मैं उस टाइम पे जो है पॉलिनोमियल को क्या बोल दूंगा कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब ये लीनियर नहीं है कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि a जो होगा वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये भी लिख देंगे कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सर a का और भी कोई नाम है क्या, देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है, और दोनों में देखें तो कौन सी पावर बड़ी है, 1 वाली पावर बड़ी है ना। तो ऐसे वेरिएबल के साथ लिखा हुआ जो नंबर होता है या कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब a जो होगा हमारा इसे हम क्या बोल देंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। और जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होता किसी के लिए भी। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल हम ये ले लें px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आया तो यहाँ पे जो है a जो होगा ये 0 के इक्वल नहीं होगा। हमने कहा यस a नहीं हो सकता, बाकी ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, यस ये दोनों 0 हो सकते हैं। दोनों में से हो सकता है कोई एक 0 हो, दोनों 0 हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अंडरवुड के अंदर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कंडीशन यही है कि a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हम कुछ ये पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन पे आ गए, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है, ऐसे छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो मैं हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले हमें दे दिया है px इज इक्वल टू ऐसे ही कुछ भी 2x प्लस 3 और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 दी है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि x की जगह पे वो वैल्यू रख दूँगा, ठीक है। और बेटा ये क्या आ जाएगा कि 2 इंटू -1 प्लस 3 जो है सॉल्व करने के बाद आएगा -2 प्लस 3 और इज इक्वल टू में दे देगा 1। तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो भी मेरा आंसर आया, ठीक है ना, उस आंसर को मैं क्या बोल दूंगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल,
ठीक है ना। मतलब x की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसे हम पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे, और पॉलिनोमियल के अंदर रखने के बाद सॉल्व करने के बाद जो एक पर्टिकुलर आंसर आएगा उस आंसर को हम क्या बोल देते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्या इतनी चीज़ समझ में आई? ठीक है ना। अब यहाँ से जो है एक खास बात और निकाल के लेके आऊँगा मैं। देखो जैसे ये था, ये इसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है 1, ठीक है ना। अभी मैं दूसरा नंबर कोई ले लेता हूँ x का ही, x इज इक्वल टू मैंने लिया एक माइनस का 3/2, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करता हूँ मैं, तो मैं करूँगा क्या, x की जगह पे तो माइनस का 3/2 रखने वाला हूँ, तो यह आएगा 2 इंटू माइनस का 3/2 प्लस 3, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये आएगा कितना, -3 प्लस 3, तो ये क्या आया, माइनस का 3/2 इज इक्वल टू आंसर आया 0। अच्छा, तो अगर कभी किसी पॉलिनोमियल का आंसर आ जाए 0, तब x की जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x की वो वैल्यू जैसे हमने पॉलिनोमियल के अंदर रखा और उससे आंसर आ गया 0, दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल के अंदर रखने से पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 में कन्वर्ट कर देती है, या फिर x की वो वैल्यू जिससे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसे हम क्या बोल देते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और 0 ऑफ पॉलिनोमियल में जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में 0 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, उन सबको हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन जब भी आंसर 0 आएगा हम बोल देंगे इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बस यही है, इसमें एक छोटा सा अंतर था। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे करके निकालते। अच्छा, और क्या हो सकता है सर, इसकी ज्योमेट्री से पहले जो है क्या नाम है, पहले देख लेते हैं, चलो ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं अपनी नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है ना, ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल जो है इसके जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा उस पर बात कर लेंगे। ठीक, तो इस पे बात करें बेटा, तो अब देख हमें एक पॉलिनोमियल दिया, जैसे कुछ भी ऐसे px इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। ओके, अब मुझे क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना है, मतलब ग्राफ बनाना है। ठीक, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, x और y, हालांकि आपसे नहीं पूछेगा पर फिर भी एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं, 9th क्लास में सीखे भी हैं हमने ग्राफ। ठीक है ना, मैं क्या करूँगा कि जो y है ना, y का मतलब px होता है भाई, ये px का मतलब y भी है, ठीक है ना। ओके, तो मैंने x और y रखा, मतलब x की जगह पे मैं कुछ वैल्यू रखूं जिससे मेरा y आंसर आ जाए, है कि नहीं। तो मैंने अगर x की जगह पे 2 रखा तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0, ठीक है ना भाई। अच्छा, मैंने अगर 1 रखा तो यहाँ आएगा माइनस का 2, मैं 3 रखूँगा तो यह आएगा प्लस का 2, और इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं ग्राफ बनाने के लिए, मिनिमम 3 वैल्यूज़ तो होनी ही चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, ये एक नंबर लाइन बनाई, हम यहाँ पे 0,0 वाला ओरिजिन हो गया, ये हमारी x एक्सिस हो गई इधर, और ये y एक्सिस हो गई। ओके, अब ज़रा ध्यान दें, x की वैल्यू 2, y पे 0 है, देखो x की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, और मैक्सिमम 3 तक गई है, तो 3 तक ही मैं बना रहा हूँ, है ना। ऐसे ही -1 -2 -3, फिर +1 +2 +3 -1 -2 -3, ऐसे करके मैंने कुछ ये ड्रॉ कर लिया। तो x की वैल्यू 2, y 0, x की वैल्यू 2 और y 0 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ये। x की वैल्यू 1, y -2, x की वैल्यू 1
और y माइनस का 2, तो दोनों के लाइन में ये वाला पॉइंट एक मिल रहा है मुझे। x की वैल्यू 3, y प्लस का 2, तो x की वैल्यू 3, y प्लस का 2, ये 3 पॉइंट मिले मुझे। और अगर मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है कि नहीं, और यहाँ वो कट कर रही है एक्स एक्सिस को, है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे मुझे ये पता चला कि ये 1 था पॉइंट, ये 2 था, ये 3 था। तो इस ग्राफ ने जो है, ठीक है ना, इस ग्राफ ने जो एक्स एक्सिस को कट किया है इस लाइन ने, वो किस पॉइंट पे कट किया है, एक्स पे कट किया है। अच्छा सर, हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 9th क्लास में कुछ सीखते थे, तो उसमें मैंने एक 9th क्लास में जो है कभी रूल बताया था कि जो पी एक्स होता है इसको जीरो पुट कर देते हैं तो उससे जीरो निकल के आता है। तो मैं पी एक्स की जगह जैसे ही यहाँ पे जीरो रखता हूँ तो जीरो इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x माइनस का 4, और ये -4 को इधर ले आऊँ तो ये आएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 2x, और 2 से ये 2 बार, तो मेरे को x कितना मिल रहा है यहाँ से 2। ओहो सर, जीरो निकाल रहे हैं वो भी x इज इक्वल टू 2 था, और ये ग्राफ भी x इज इक्वल टू 2 पे कट मार रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरोज होता है वो जीरोज जो हैं एक्स एक्सिस पे कट लगे हुए कोऑर्डिनेट्स ही हैं। यही तो इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि नहीं। तो भाई इस ग्राफ ने 2 पे ही तो कट मारा है और जीरोज भी हमारा 2 निकल के आ रहा है। इसका मतलब जीरोज जो थे वो क्या हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस और टचेस द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के वो कोऑर्डिनेट जहां पर ग्राफ उन्हें कट कर रहा है या टच कर रहा है, उन कोऑर्डिनेट्स को ही हम क्या बोल देते हैं, जीरोज बोल देते हैं, और यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग था इसका। ठीक है, क्या ये चीज़ समझ में आई हमें। तो हम यहाँ बोल देंगे कि जीरोज के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जीरोज आर दी कोऑर्डिनेट्स of x-axis where the graph of polynomial cuts or touch the x-axis। ठीक है ना, जहाँ पर जो है ग्राफ जो होगा वो या तो कट कर रहा होगा या टच कर रहा होगा। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के लिए एक मुझे ये चीज़ पता चली। अच्छा, अब मैं जो है मैं एक और ज्योमेट्रिकल मीनिंग से जो है लेके चलता हूँ बातें। तो इसमें जो है मैंने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करूँ बेटा मैं, तो इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, वो सीधा सीधा ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है ना, आपको पूछा नहीं जाएगा, बस दिमाग लगाना है। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ, है ना। ग्राफ ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है हमें। ये आपका ओरिजिन हो गया। अगर मेरे को ये ग्राफ एक्स स्क्वायर ना दे के ये दे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर ये दे रखा हो एक्स स्क्वायर -1, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो भाई +1 का मतलब ये होता है कि इसे 1 यूनिट ऊपर उठा दूंगा और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं। अच्छा, और इसे जो है 1 यूनिट नीचे बिठा देंगे तो यहाँ पे जो है ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना इसमें पावर कितनी थी, 2। इसमें भी हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2। तीनों के लिए जो डिग्री है वो तो 2 ही दे रखी है, लेकिन इनके नंबर ऑफ जीरोज जो आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। देखो इसमें डिग्री 2 है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो ब्लैक वाले से बनाया मैंने इसका, है ना। और वो जो है मतलब क्या नाम है, एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसका केवल एक ही जीरो होगा या एक ही सॉल्यूशन होगा,
है कि नहीं। अच्छा, अगर मैंने ये बोल दिया x² + 1 तो इसका तो एक भी जीरो नहीं है, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। और x² - 1 किया तो इसका कितना आ रहा है, दो पॉइंट पे कट मार रहा है। एक तो ये यहाँ पे कट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, और एक ये यहाँ पे कट कर रहा है। ये था हमारा x² - 1 वाले का, और ये था सिर्फ x² वाले का, है कि नहीं। अच्छा, तो सर डिग्री से आप क्या बताना चाह रहे हो यहाँ पे। डिग्री से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी डिग्री किसी पॉलिनोमियल की होती है उसके नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं मैक्सिमम उतने हो सकते हैं, और उनसे कम भी हो सकते हैं। जैसे देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसके पास कितने जीरोस हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट किया इसने तो एक जीरो है। इसके पास कितने जीरो हैं, 0, एक भी नहीं है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, ना कट किया। इसके पास कितने जीरो हैं, 2, क्योंकि 2 बार कट किया इसने एक्स एक्सिस को। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि डिग्री जितनी होती है मैक्सिमम उतने जीरोस किसी पॉलिनोमियल के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो जीरोस जो होंगे या काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो एक कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ से ये मिलने वाला है कि मैं ऐसा बोलूँगा कि नंबर ऑफ जीरोस these are less than or equals to degree of the polynomial, degree of the polynomial, मतलब डिग्री के बराबर भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं हो सकते। ये भी एक बात जो है मुझे यहाँ से पता चल रही थी डिग्री में। ठीक है, अच्छा, इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई है हमें, तो बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे और बताओ मुझे कि मैंने जो है कोई ऐसा एक ग्राफ बनाया और इस पर ये करके एक पॉइंट बना दिया, चलो ये ऐसे भी कर दिया, ये निकाल दिया, तो इसके कितने जीरोस होंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे कट किया इसने 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4। सेम ऐसे ही मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाऊं और एक स्ट्रेट लाइन बनाई, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस जेड से जीरो समझ जाना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं कोई ग्राफ बनाता ऐसे, इसने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, सिर्फ एक्स को चेक करना है, वाई को मत चेक करने लग जाना, सिर्फ एक्स को। तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। ठीक है ना। अगर कोई ग्राफ जो है ऐसे करके बनाया और ये बना दिया है मैंने, यहाँ समझो, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है ना, और वाई को टच कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। अगर मैं कोई ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनाता कि जो इसको यहाँ से यूँ ले जाए, तो एक ही पॉइंट पे तो टच कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। अगर कोई ग्राफ ऐसे बनाया यूँ, कोई ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, इसने भी तो एक ही पॉइंट पर कट किया, भले ही नीचे की तरफ है, इसके पास भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। तो ऐसे करके हम जो है ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि किस ग्राफ के जो है कितने जीरोस हो सकते हैं। तो ये आपकी जो पहली वाली एक्सरसाइज थी 2.1, उसका इंट्रोडक्शन है, और यूँ समझ लो एक तरीके से कि उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी तुम्हें यहीं से मिल गया है, अगर इतनी चीज़ें तुम्हें पता हैं। ठीक है ना। एक खास बात और बतानी भूल गया मैं, उसे और बता दे रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो हम बात करेंगे बेटा, ये होता है ax² + bx + c। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है ना। तो ये जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अच्छा, यहाँ पे और ख़ास बात क्या है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब b और c 0 हो सकते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ज्योमेट्री होती है, जियोमेट्री,
वो होती है पैराबोला। क्या होती है? पैराबोला। मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और इसी ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं? पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला। अब इस पैराबोला के लिए जो इक्वेशन थी वो ये थी, ax² प्लस bx प्लस c। यही तो था पॉलिनोमियल इक्वल्स टू। अब इसका मुंह ऊपर की तरफ है ना, इसका मतलब है कि a की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। इक्वल टू का साइन मत लगा देना, हमने बोला है a 0 नहीं हो सकता। अगर पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है तो हम क्या बोलते हैं उसको? a ग्रेटर देन 0। और इसका एक और नाम हो जाता है, इसे हम अपवार्ड पैराबोला बोलते हैं, अपवार्ड पैराबोला। ठीक है ना? अच्छा, अगर इसी पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ आ जाए, कुछ ऐसा बन जाए ये पैराबोला, तो उस टाइम पे जो है हम क्या बोलते हैं कि जो a है हमारा, इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव होगी, और इस पैराबोला का नाम हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला। ठीक है ना? तो यहीं तक का जो है आज का सफ़र था हमारा। मुझे लग रहा है ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। तो बेटा हम बात कर लेते हैं अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1, जिसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है आपको। और इस क्वेश्चन में बोला क्या है इसने कि कुछ ग्राफ आपको दिए गए हैं y = px के। ठीक है ना? इनमें ये कुछ पॉलिनोमियल के ग्राफ होंगे। अब वो ये कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस बताना है हमें, कितने हो सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नंबर ऑफ जीरोस के बारे में ये बताया कि वो एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन जो है इस एक्स एक्सिस को कट कर रही है क्या? देखो, नंबर ऑफ जीरोस को मैं जेड लिखने वाला हूँ, है ना? ऐसा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे? 0। क्यों? क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है। इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसने एक्स एक्सिस को केवल इसी पॉइंट पे कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। थर्ड पे बात करूं तो इसने देखो एक x को यहाँ कट किया, एक x को यहाँ कट किया, एक x को, y से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ x को, तो 3 पॉइंट पे कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसने 2 पॉइंट पे कट किया है, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसने कितने बार कट किया? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे यहाँ कितने हो जाएंगे? 4। और इसका देखें तो इसने एक पॉइंट यहाँ कट किया, एक पे टच किया और फिर दूसरे पे टच किया है, तो 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे यहाँ कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखा पहली वाली एक्सरसाइज को लेके, और उसकी ज्योमेट्री को समझने के बाद कुछ इनके आंसर दे दिए। पहली वाली एक्सरसाइज आपकी मैं केवल इतना ही दे रखा था, ये फिनिश हो गई है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी सेकंड वाली एक्सरसाइज को जो है डिस्कस करूंगा, जहां पे कुछ रिलेशंस वगैरह निकालेंगे हम जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में।